Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो आपको पसंद आए या समझ आए तो काइंडली इस वीडियो को भी लाइक कमेंट और शेयर लाजमी तौर पे कीजिएगा. वेलकम बैक. Today we are going to explore one of the most emotional topic in English literature, which is known as modern poetry. हम मॉडर्न ड्रामा डिस्कस कर चुके हैं, मॉडर्न नावल डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो जॉनर डिस्कस करेंगे वो मॉडर्न पोइट्री का डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. जी, लेट्स सी व्हाट हैपन्स टू पोइट्री व्हेन द वर्ल्ड इज़ ब्रोकन बाय वॉर. अब पीछे मॉडर्न एज ही बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप भी कहेंगे ये सारी चीज़ें एक जैसी आ रही है. मॉडर्न नावल के अंदर वही बात, मॉडर्न ड्रामा के अंदर वही बात, अब मॉडर्न पोइट्री के अंदर भी वही बात. सो बेसिकली ये जो सारे यौनराज हैं ये एक ही एज के हैं. तो एक ही एज के अंदर जो राइटिंग्स थी उनके फोकस कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर थे. मीन्स के मॉडर्न एज की बात करें 1901 से 1940 या 45 तक, तो ये 40 से 45 साल का जो दौर है, इस दौर के 2 से 3 ही मेजर इवेंट्स समझे जाते हैं. उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो वर्ल्ड वार 1 है और दूसरा प्रोमिनेंट वर्ल्ड वार 2 है. अब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों ही जंगें हैं और जंगों के बाद किस तरह के हालात हो जाते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं. इस वजह से जो टॉपिक्स हैं ना वो कुछ सिमिलर आपको नज़र आते हैं. खैर जी, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है. व्हाट हैपन्स टू पोइट्री व्हेन द वर्ल्ड इज़ ब्रोकन बाय वॉर. अब नज़म को, शायरी को क्या होगा अगर दुनिया के अंदर एक टूट फूट आ जाए और वो जो टूट फूट आए, डिस्टॉर्टेड फॉर्म आए, वो जंग की वजह से आए. तो बेसिकली देखें, पोइट्री के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं. जब एक तरफ जंग लगी हो, खून खराबा लगा हो, तो आप सोचें कि इस खून खराबे डिस्ट्रक्शन में इमोशंस कहाँ पे काम करेंगे, इंसान की फीलिंग्स कहाँ पे काम करेगी. तो अगर फीलिंग्स और इमोशन, इमेजिनेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इट मीन्स यू कैन नॉट गो इन फेवर ऑफ पोइट्री. तो आप उस तरह की पोइट्री भी ओरिजिनेट नहीं कर सकते. व्हेन फेथ इज़ लॉस्ट, डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही होगी, आपके जान से प्यारे लोग आपसे जुदा हो जाएंगे, तो आपका तो चीज़ों के ऊपर से ईमान और अकीदा उठ जाएगा. एंड व्हेन मैन फील्स कम्प्लीटली अलोन, अब एक ही घराने के सारे लोग मार जाएं और एक ही फ़र्द ज़िंदा रहे, तो उसकी ज़िंदगी का ख्याल करें कि किस तरह की होगी. दैट ब्रोकन वॉइसेस बिकम्स मॉडर्न पोइट्री. अब यही जो टूट फूट का शिकार लोग थे, तन्हा लोग थे, जिनके अंदर इमोशंस ख़त्म हो गए, जिनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गई, जो क्राइसिस का शिकार थे, जो ट्रॉमा का शिकार थे, ये जो टूटी फूटी एक शक्ल थी, ये बेसिकली मॉडर्न पोइट्री बन गई. मॉडर्न पोइट्री क्या है? लेट्स स्टार्ट. मॉडर्न पोइट्री डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. जी, तो मॉडर्न पोइट्री का जो ख़ास तौर पे आगाज़ हुआ था वो वर्ल्ड वार 1 के बाद हुआ था और 20th सेंचुरी के आगाज़ में ही हो गया था, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वार 1 वाज स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड ऑन 1918. 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार 1 रही थी और इसने दुनिया की हालत बदल के रख दी थी, जिसकी वजह से वो जो ब्रोकन इमेजेस हमें मिलती हैं वो पोइट्री के अंदर मिलती है. इट वॉज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट. अब ये भी एक रिएक्शन के अगेंस्ट आई थी. कौन सा? रोमांटिक इमोशनलिज्म. अब पिछला टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर हम रोमांटिक इमोशनलिज्म अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म, इसको डिस्कस कर लेते हैं जी. विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म क्या होता है? विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म क्या होता है जी? देखें जी, जो मॉडर्न एज थी या इससे पहले जो विक्टोरियन एज थी, उसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई. लोग या मुआशरे तेज़ी से बदल रहे थे, सोसाइटी के अंदर तेज़ी से चेंज आ रहा था. राइटर्स ने उन चेंजेस को तो एक्सप्रेस किया, उन चेंजेस को तो एक्सपोज किया, लेकिन उस वक़्त की जो प्रोग्रेस थी वो उस पर यकीन ना ला सके, उस पर यकीन ना कर सके दैट हाउ वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली.
तो इस चीज़ के ऊपर वो चेंज यकीन ना ला सके, बिलीफ ना ला सके, जिसकी वजह से वो ऑप्टिमिस्ट हो गए। और ये विक्टोरियन एज की बात है तो इसको विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म कहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होते जा रहे थे, तो ये उसके रिएक्शन में आई। ट्रेडिशनल पोइट्री के फार्म्स के पीछे से जो पोइट्री की फार्म्स चलती आ रही है, हर कोई शायर उन्हीं पोइट्री के फार्म्स को फॉलो करता है, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं ला रहा। पुराने तौर तरीके, पुराने तौर की फार्म, पुराने तौर तरीके किस्म का जो स्टाइल था वो पोइट्री के अंदर यूज़ किया जा रहा था, वो एक ट्रेडिशन बन चुकी थी। तो ये 3 बेसिक रीजंस थी जिन्होंने मॉडर्न पोइट्री को जन्म दिया। Modern poets believed that old poetic style was too smooth to describe the harsh modern reality. अब जो शायर थे उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि जो पुराना पोइट्री का स्टाइल है ये तो भाई इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है कि वो मॉडर्न जो सोसाइटी है, मॉडर्न जो ब्रोकन इमेज है उसको बयान कर सके। तो उनको जो ज़रूरत थी वो एक नई चीज़ की थी, एक नई फॉर्म की थी। तो वो पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री के अंदर वो हमें फॉर्म नज़र आएगी। इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमें वही पुरानी चीज़ें नज़र आएंगी जो हमने मॉडर्न नावल के अंदर देखी। वर्ल्ड वार 1, डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ फेथ, साइकोलॉजिकल ट्रामा, और दूसरा भी वही आएगा, साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल डिस्कवरीज, फ्रेड थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। राइटर बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन थॉट्स एंड सबकॉन्शियस माइंड। पूरी का पूरी स्लाइड वो पीछे टॉपिक वाली है क्योंकि एक ही दौर की बात हो रही है। अब बात करते हैं जी फीचर्स की। फ्रेगमेंटेशन, ब्रोकन्स पार्ट्स, मीन्स कि जिस तरह नॉवेल्स के कोई ख़ास एंडिंग नहीं होती थी, नॉवेल्स के अंदर कोई ख़ास बिगनिंग मिडल नहीं होता था, उस तरह पोइट्री के अंदर भी ये फॉर्म पाए गए। मॉडर्न पोइट्री ऑफन ब्रेक्स ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। इसने सबसे पहला काम क्या किया कि जो एक पुराना स्ट्रक्चर चला आ रहा था पोइट्री का, उसको तोड़ दिया, उसका ख़ात्मा कर दिया। यूजर्स इनकम्प्लीट थाट्स, और इन्होंने जो यूज़ किया वो इनकम्प्लीट थाट्स का यूज़ किया। मीन्स कि एक इमेज दे देते थे, उसको मुकम्मल डिटेल से नहीं बताते थे। जो पढ़ने वाला होता था वो ही उसकी डेप्थ में जाके चीज़ों को निकालता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव रेड वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड के अंदर टी.एस. एलियट ने बहुत से एलुजन्स का यूज़ किया। तो वो जो यूज़ किया एलियट ने एलुजन्स का, वो सारे सारे इनकम्प्लीट है। जो रीडर होता है वो ख़ुद ही उन एलुजन्स को एक्सप्लोर करके उनका मीनिंग्स निकालता है, मॉडर्न एज से उसको लिंक करता है। शिफ्ट इमेजेस सडनली, में इसके जो ख्यालात हैं, इमेजेस हैं, जो एक नज़रिया चल रहा है पोइट के अंदर, उसके अंदर किस वक्त शिफ्ट आ जाती है पता ही नहीं चलता। दिस रिफ्लेक्ट द ब्रोकन मॉडर्न वर्ड। तो ये जो मॉडर्न वर्ड है ये बेसिकली इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी फ्री वर्ड्स। पहले तो एक मुकम्मल फ्री वर्ड्स के बगैर लिखा जाता था, एक कंप्लीट तौर पे उसकी एक स्टैंजा की फॉर्म होती थी, उसकी एक राइमिंग स्कीम चलती थी। लेकिन मॉडर्न एज के अंदर फ्री वर्ड्स आ गई। मॉडर्न पोइट्स रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट राइम स्कीम, उन्होंने राइम स्कीम का सख्ती से इनकार किया। फिक्स्ड मीटर, और उन्होंने एक मीटर फिक्स कर दिया कि हर एक बंदा इस मीटर के ही अकॉर्डिंग लिखेगा। दे प्रेफर्ड फ्री वर्ड्स विच साउंड्स मोर नेचुरल एंड रियलिस्टिक। उन्होंने कहा कि ये जो आप राइम बनाते हो ना, ये इतनी रियलिस्टिक नहीं होती, आप तो सिर्फ जोड़ तोड़ कर रहे हो। फ्री वर्ड्स के बगैर लिखो तो वो एक नेचुरल फ्लो देता है। ये दूसरा उसका फीचर था। फीचर नंबर 3 आ जाता है जी इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म। ये बहुत बड़ा एक फिगर ऑफ स्पीच का यूजेस किया गया मॉडर्न एज के अंदर, मॉडर्न पोइट्री के अंदर। मॉडर्न पोइट्री इज़ रिच इन सिम्बल्स। सिम्बल्स भाई मॉडर्न पोइट्री के अंदर एंड हैं, बहुत कमाल के, बहुत शानदार तरीके से सिम्बोलिज्म का यूज़ किया गया। फुल ऑफ डीप इमेजेस। अगर आप मॉडर्न एज की पोइट्री को डिस्कस करेंगे तो भाई उसके अंदर बड़ी ही गहराई के अंदर बातें की गई होती। रीडर्स मस्ट थिंक केयरफुली टू अंडरस्टैंड इट। तो जो रीडर्स है वो बड़े ही ध्यान से, केयरफुली, डीपली इन चीज़ों को स्टडी करता ताकि वो उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। एंड द लास्ट नंबर 4 वन इज़ इंटेलेक्चुअल एंड कॉम्प्लेक्स स्टाइल। अब इन्होंने जो वर्ड्स का यूज़ किया वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया और बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप का यूज़ किया, और जो इनका स्टाइल था वो
कुछ तो रीडर्स की समझ से बाहर होता है कि ये जो शायर ने लिखा है ये किस तरह का लिख दिया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्टाइल यूज़ करते थे। मॉडर्न पोइट्री इज़ नॉट सिंपल, ये बात सच है, ये बात ट्रू टू हिल्ट है कि भाई जो मॉडर्न पोइट्री है ना उसको समझना कोई आसान बात नहीं है। जिस अंदाज से, जिस माइंड से पोइट ने लिखा है उसी अंदाज का माइंड चाहिए उसी की पोइट्री को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल टी.एस. इलियट ने कोई नज़म लिखी है अपने जहन के लिहाज से, तो उसको पढ़ने वाले को भी चाहिए कि टी.एस. इलियट जैसा माइंड लेके, ताकि वो उसको समझ सके। समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यही होता है, कुछ इतने मेच्योर नहीं होते, कुछ इतने इंटेलेक्चुअल टाइप के नहीं होते, तो वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। फ़िलोसफिकल एंड सीरियस, जो इसके अंदर आइडियाज़ इवन स्टोरीज़ बनाई जाती हैं ना, वो बहुत ही फ़िलोसफिकल टाइप्स की और बहुत ही संजीदा किस्म की बताई जाती हैं। ये है जी हमारे मेजर मॉडर्न पोइट्स जिन्होंने बहुत कमाल का लिखा। एट टॉप वी हैव टी.एस. इलियट, शोज़ स्पिरिचुअल ड्राइनेस एंड मॉरल डीके। इस बंदे ने भाई जो इंसान के अंदर की रूह दफन हो चुकी थी, मर चुकी थी, उसको शो किया, एंड मॉरल डीके और इखलाकियात जो इंसान के अंदर ख़त्म हो चुकी है उसको मुआशरे के सामने अपनी पोइट्री के थ्रू लेके आया। नंबर 2 वी हैव W.B. Yeats, combines the symbolism and modern crisis। इसने सिंबोलिज़म के ज़रिए जदीद दौर के जो क्राइसिस हैं वो हम तक पहुँचाए। Then we have Ezra Pound, leader of imagism and promoted clear and precise imagery। ये इमेजिज़म इसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, कमाल का यूज़ कर दी। विल्फ्रेड ओवन, हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, इस बंदे ने वर्ल्ड वार वन के जितने भी हॉरर्स थे, जितने भी ख़तरे थे, जितने भी खून खराबे थे, इसकी पोइट्री के अंदर ही हमें नज़र आते हैं। ये था जी हमारा टॉपिक मॉडर्न पोइट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, तो काइंडली इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।